अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेजोनेंस। उसका नाम है बच्चों रेजोनेंस। और रेजोनेंस जो है वो सिर्फ फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर ही ऑब्जर्व होता है। फ्री ऑसिलेशन में हम रेजोनेंस को ऑब्जर्व नहीं करते या नहीं कर सकते। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है बच्चों? ऐसी ऑसिलेशन जिसके ऊपर हम मुसलसल एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, उसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सिर्फ रेजोनेंस जो है वो फोर्स ऑसिलेशन में ही ऑब्जर्व होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे इस तरफ बच्चों देखो कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो हम उसके ऊपर मुसलसल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, और इस तरफ उसका एम्पलीट्यूड है वाइब्रेटिंग बॉडी का। अब गौर से देखें कि यहाँ से ये क्या होता जा रहा है, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर आके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और ये एक फ्रीक्वेंसी का एक ख़ास वैल्यू इसी के ऊपर आके मैक्सिमम होता है। अदर देन इस फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होता। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एफडी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी हम मुसलसल उसके ऊपर पुश लगा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है, मैच कर जाती है, तो रेजोनेंस हो जाती है। रेजोनेंस क्या कर लिखा हुआ है कि मेक स्मॉल फोर्सेस प्रोड्यूस वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, के हम थोड़ी थोड़ी फोर्स लगा के एक लार्ज एम्पलीट्यूड क्रिएट कर सकते हैं। रेजोनेंस हम सिर्फ फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर ही ऑब्जर्व करते हैं। तो रेजोनेंस को समझने के लिए बच्चों दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, और एक होती है ड्राइव्ड फ्रीक्वेंसी जो हम उसको फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर। और ये हमने देखा कि जो रेजोनेंस है वो सिर्फ फोर्स्ड ऑसिलेशन में ही हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इसको ज़रा गौर से समझो, ये इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है, ज़रा देखिएगा बच्चे, डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑसिलेशन नॉर्मली प्रैक्टिकल में सारी डैम्प्ड होती हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसे अगर हम कहते हैं कि ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा ऐसा इसकी ऑसिलेशन ज़ीरो हो जानी है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड मुसलसल डिक्रीज हो जाता है। टू मेंटेन द ऑसिलेशन पीरियोडिक फोर्स अप्लाई, उस ऑसिलेशन को बेटे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फोर्स जो डैम्प्ड ऑसिलेशन में ऑसिलेशन मुसलसल कम होती है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑसिलेशन जो है वो मेंटेन रहे, यानी कि वो कम ना हो, तो उसके ऊपर हमें क्या लगानी पड़ती है, एक पीरियोडिक फोर्स लगानी पड़ती है। पीरियोडिक फोर्स वो फोर्स होती है जो बेटे एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम उस कोई भी जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसके ऊपर हमें लगानी पड़ती है। उस पीरियोडिक फोर्स को हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। उस पीरियोडिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। और पीरियोडिक फोर्स हमें क्यों लगाना पड़ती है, क्योंकि हमने उसका एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखना है, वरना उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाते हैं, इसके बाद देखो लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, जिस फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ अप्लाइड फोर्स पर सेकेंड, जिस फ्रीक्वेंसी से हम उसको ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम ड्राइव्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी समझना इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्स ऑसिलेशन बेटे क्या होती है, ऐसी ऑसिलेशन जिसके ऊपर हम बार बार एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए हमें बार बार उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका ऑसिलेशन मेंटेन रहता है। और वो जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। और वो ड्राइविंग फोर्स पर सेकेंड में हम जितनी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ फोर्स जो हम लगाते हैं पर सेकेंड, उसके एम्पलीट्यूड को डैम्प्ड ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए, ताकि उसका ऑसिलेशन कम ना हो। तो ये इसका मतलब है बच्चों। तो रेजोनेंस कब हो जाती है कि जब उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी और ड्राइव्ड फ्रीक्वेंसी जो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में क्या हो जाती है बच्चों, इक्वल हो जाती है।
तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, जिसकी वजह से ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब भी दो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, चाहे वो हार्ट्स की फ्रीक्वेंसी हो, दिलों की फ्रीक्वेंसी आपस में मिले, तो उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और अगर दो वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर आपस में मैच करे तो उसका भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ये एक बच्चा है, ये इस तरह से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अगर इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और ये जो बार बार, अगर ये बार बार इसके ऊपर फोर्स ना लगाए तो ये एक वक्त आएगा झूला रुक जाएगा। तो इसके ये जो लगाने की एक्सटर्नल फोर्स है, इसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। और एक ड्राइविंग फोर्स एक सेकंड में कितनी मरतबा लगती है, ये ड्राइविंग फोर्स एक सेकंड में कितनी मरतबा लगती है, दैट इज कॉल्ड द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो इसके ड्राइव करने की फ्रीक्वेंसी और इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस में हम देखो, अभी मैंने यही बात किया कि रेजोनेंस किस में ऑब्जर्व होती है बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशन में ऑब्जर्व होती है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मसलसल क्या होता जाता है, कम हो जाता है ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस। टू मेंटेन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को अभी मैंने बात की कि एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए हमें एक पीरियोडिक फोर्स लगानी पड़ती है, रेगुलर इंटरवल के बाद उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स। वो फोर्स जो बच्चे उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रखने के लिए डैम्प्ड ऑसिलेशन में लगाते हैं, उसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। When oscillating body is subjected to the periodic force, जब बच्चे उसके ऊपर एक periodic force लगते हैं, ऐसी oscillation को हम क्या बोलते हैं बच्चों, forced oscillation। कि कोई भी oscillation है जब उसके ऊपर बच्चे एक periodic force हम अप्लाई कर रहे हैं तो that is called the forced oscillation। और forced oscillation की जो बच्चों क्या होती है, the frequency of driving force, यानी कि वो frequency जिससे बच्चे हम उसको ड्राइव करते हैं, एक सेकंड में कितनी मरतबा फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की जो तादाद होती है, उस तादाद को हम बच्चों बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में हम कितनी मरतबा ड्राइव फोर्स लगाते हैं। उसके बाद बच्चों आगे है एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन की कौन सी एग्जाम्पल है, वाइब्रेशन ऑफ व्हीकल्स। बेटे गाड़ियों की जो वाइब्रेशन होती है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। क्यों, गाड़ियों का जो इंजन है वो मसलसल उसके ऊपर क्या लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा है, और जिसकी वजह से वो मसलसल उसका इंजन जो है वो ऑसिलेट करता है। इज द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड। मैं यहाँ से फिर से इसको बच्चे हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो गाड़ियों की जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, मोटरसाइकिल है, साइकिल में भी अगर ऑसिलेशन जो उसके शाख लगे हों तो गाड़ियां हैं, उन सभी की जो ऑसिलेशन है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और उस फोर्स ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए इंजन मसलसल उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स। अगर इंजन फोर्स ना लगाए तो गाड़ी की ऑसिलेशन ख़त्म हो जाएगी। आगे इसमें लिखा हुआ है बच्चों, फोर्स ऑसिलेशन है एम्पलीट्यूड डिपेंड। जो फोर्स ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर, या उसको एक्सटर्नल फोर्स हम कितनी मरतबा लगाते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। और वो ड्राइविंग फोर्स हम उसके ऊपर एक सेकंड में कितनी मरतबा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में हम कितनी मरतबा फोर्स लगाते हैं बच्चे, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारा जो इसमें जो डिफ़ाइन है रेजोनेंस का डिफ़ाइन क्या बनेगा। रेजोनेंस का डिफ़ाइन अभी बार बार हमने यही बोला कि जब भी अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी जो उसको हम ऑसिलेट करवाने के लिए लगा रहे हैं और उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगा, वो मैच करेगा, तो रेजोनेंस हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से बच्चों आपने ये शुरू से इंट्रोडक्शन भी देना है कि हम जो रेजोनेंस है वो फोर्स ऑसिलेशन में ऑब्जर्व होती है। तो फोर्स ऑसिलेशन के अंत को हमने मेंटेन रखने के लिए हमें बार बार फोर्स लगानी पड़ती है। तो जब हमारे फोर्स का फ्रीक्वेंसी और उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो रेजोनेंस हो जाएगी। कहता है व्हेन, यहाँ से इसका आपने डिफाइन स्टार्ट कर देना है। व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो हम एक सेकंड में कितनी मरतबा उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम वेरी लार्ज। एम्पलीट्यूड बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उस एम्पलीट्यूड लार्ज होने की रीज़न क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी और जो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाता है। जैसे हमने ऊपर इसका एक ग्राफ भी देखा, ये शुरू में देखो कि अगर मैं इस तरह से बच्चे ग्राफ बनाऊं, इस तरफ हम फ्रीक्वेंसी बनाएं, इस तरफ हम एम्पलीट्यूड x0 बनाएं, तो देखो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर आके
एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बच्चों हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ड्राइव फ्रीक्वेंसी, जो हम कितनी मरतबा फोर्स लगाते हैं और उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाता है। रेजोनेंस एट इंटेग्रल मल्टीपल के रेजोनेंस एक तो वहाँ पे होती है बच्चे ड्राइव फ्रीक्वेंसी, किसके साथ मैच करे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज बच्चों अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि किसी भी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बच्चों 10 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी यानी कि जो ड्राइव फ्रीक्वेंसी है, हम अगर 1 सेकंड में 10 मरतबा फोर्स लगाएंगे तो जब ड्राइव फ्रीक्वेंसी 10 होगी तो फिर तो रेजोनेंस होगी, लेकिन ड्राइव फ्रीक्वेंसी 20 पे भी हो जाएगी, 30 पे भी रेजोनेंस हो जाएगी, 40 पे भी रेजोनेंस हो जाएगी, इन पे सभी के ऊपर क्या हो जाएंगी, रेजोनेंस हो जाएंगे। अब हम यहाँ से एक रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट इसको हम समझते हैं कि रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट क्या है। रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चों ज़रा गौर से देखो कि ये एक स्टैंड है और ये इस तरह से 1 2 3 4 और 5 पेंडुलम है। अब पहले हमारे पास पेंडुलम है ए और बी, ज़रा गौर से देखो पेंडुलम ए और बी की लेंथ को मैंने लेबल किया हुआ है, इसको नाम दे दें, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L1 है। देखो एल ए और बी पेंडुलम का लेंथ सेम है, सी और डी का लेंथ सेम है, इन दोनों की नाम को L2 का नाम दिया हुआ है। इसमें देखो हमारे पास ये L2 है, ए सी और डी का लेंथ वो सेम डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ लिखा हुआ है 4 पेंडुलम ए और बी हैव द सेम लेंथ, जिसको बच्चे L1 का नाम दिया हुआ है। पेंडुलम सी और डी हैव द सेम लेंथ, जिसको क्या नाम दिया हुआ है, L2 का नाम दिया हुआ है। अब जो गौर से देखो कि हम इसके साथ ये हम यहाँ पे और फोर्स लगाते हैं सबसे पहले P में, तो P क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, और P का बच्चों जो ऑसिलेशन है, अब देखो जब हम P के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स, तो P का ऑसिलेशन धीरे धीरे इन सब के अंदर ट्रांसफ़र होगा। इन सब के अंदर जब ट्रांसफ़र होगा तो ये सारे पेंडुलम ऑसिलेट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन ये हुई कि जो पेंडुलम P है उसका लेंथ चूँकि किस किस के बराबर है, A और B के, तो ये ऑब्जर्व किया कि जो A और B है ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, जबकि एज ए कम्पेयर टू दी सी और डी इतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं कर रहे, ये ऑलमोस्ट रेस्ट के ऊपर हैं, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि P का लेंथ A और B के बराबर है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में क्या करेगी, मैच, और रेजोनेंस हुई, जिसकी वजह से जो A और B है बच्चों वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, जबकि C और D ऑसिलेट नहीं करेंगे। अब हम इधर आ जाते हैं, अब हमने P की लेंथ को किसके बराबर कर दिया, यहाँ पे ज़रा देखो, पहले P का लेंथ किसके बराबर था, A और B, अब हमने P की लेंथ को इंक्रीज करके किसके बराबर कर दिया, C और D के बराबर कर दिया। अब अगर हम किसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, अब हम फोर्स लगाते हैं P के ऊपर, तो हम देखते हैं बच्चों कि P का लेंथ C और D के बराबर है, तो ये फोर्स ऐसा बच्चे सभी के अंदर ट्रांसफ़र होगी वाइब्रेशन, लेकिन ऑब्जर्व ये करेंगे कि C और D जो है वो यहाँ पे बच्चों लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, जबकि A और B ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहेंगे या बहुत ही माइनर ऑसिलेट करेंगे। तो इसकी वजह क्या है कि क्योंकि अब P का लेंथ किसके बराबर हो गया, C, यानी कि अब P का फ्रीक्वेंसी C और D से मैच कर गया, लिहाजा तीनों का एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा, और जिनकी लेंथ डिफरेंट है उनमें एम्पलीट्यूड मैच नहीं करेगा, उनका जो है वो एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, यही लिखा हुआ है कि देखो ज़रा कि 4 पेंडुलम्स हैं A और B, उसकी लेंथ को L1 और इसी तरह L2, तो जब हम क्या रखेंगे P की लेंथ A और B, तो A और B लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, जब हम P की लेंथ C और D के बराबर रखेंगे तो C और D लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि इनिशियली P हैज़ लेंथ L1 के बराबर है, तो फॉर इन पेंडुलम A और B, और फिर P की लेंथ हमने L2 कर दी फॉर C और D के लिए। अब रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन जो ऊपर मैंने डिस्कस किया वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट रेजोनेंस यूजिंग 5 पेंडुलम P, A, B, C and D। पेंडुलम A एंड B हैव सेम लेंथ, A और B को अभी हमने डिस्कस किया कि A और B को हमने लेंथ L1 के बराबर रखा हुआ है और C और D को लेंथ L2 के बराबर। ऑल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ सेम हॉरिजॉन्टल रॉड, कि ये देखो तमाम पेंडुलम जो हैं वो एक ही हॉरिजॉन्टल रॉड से हमने सस्पेंड किए हुए, हैंग किए हुए हैं। उसके बाद देखो आगे, द लेंथ ऑफ पेंडुलम P, जो पेंडुलम P है उसकी लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। केस नंबर 1 में ज़रा देखो बच्चों
कि जो P का लेंथ है हमने किसके बराबर रखा हुआ है, A और B। जब हम P को ऑसिलेट करवाएंगे तो ऑसिलेशन समी जाएंगी, तो आप देखेंगे कि A और B लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, यही लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले P का लेंथ किसके बराबर रखा, L1 रखा। L1 आपके पास किसका लेंथ है, फॉर A एंड B, A और B का लेंथ है। उसके बाद आगे ज़रा देखिएगा इसमें बच्चे कि पेंडुलम P is set into vibration, its vibration reaches the other pendulum through the rod, रॉड के जरिए दूसरे पेंडुलम तक पहुंचेंगी। पेंडुलम A एंड B रिसीव द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि A और B, हालांकि C और D भी ड्राइविंग फोर्स रिसीव करेंगे लेकिन A और B भी रिसीव करेंगे। तो A और B स्टार्ट वाइब्रेटिंग, देयर एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, यानी कि अब जब हम P को पुश करेंगे तो वो जो वाइब्रेशन है, ड्राइविंग फोर्स जिसने इसको ड्राइव करना है, वो सारे पेंडुलम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन A और B लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो A और B के बराबर है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ इसे देखिएगा कि इसमें यहाँ पे ज़रा देखो, इसमें लिखा हुआ है कि दिस हैपन, ये क्यों होता है, P A एंड B, इसको ज़रा हाईलाइट करो, ये क्यों होता है कि क्यों उसका एम्पलीट्यूड, ये इस रीज़न का इसका आंसर देखो कि क्यों एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है, क्योंकि जो P A एंड B इनका बच्चे सेम लेंथ है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल टाइम पीरियड भी सेम है, इसी वजह से इनमें रेजोनेंस हो जाती है। और C और D उसमें बोला है कि वो ऑलमोस्ट रिमेन रेस्ट पे रहेंगे क्योंकि उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी A और B से डिफरेंट है। अब केस नंबर इसमें क्या कर देंगे, लेंथ L2 के बराबर कर देंगे। जब L2 के बराबर P को हम कर देंगे, अब अगले स्टेप में देखो कि अब हमने P को किसके बराबर कर दिया, L2 के बराबर। P को किसके बराबर, L2 के बराबर, यानी कि फॉर द लेंथ ऑफ पेंडुलम C और D के बराबर कर दिया। तो देखो जब हम इसको बराबर करेंगे तो अब क्या होगा, अगर हमने इसकी लेंथ को बच्चों क्या कर दिया, L2, P इज अलाउड टू वाइब्रेट, और आप देखेंगे C और D स्टार्ट वाइब्रेटिंग ड्यू टू रेजोनेंस वाइल A और B रिमेन एट रेस्ट। जब हम लेंथ को बेटे C और D के बराबर कर देंगे P की, तो आप देखेंगे कि जो C और D है वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, लेकिन P जो है जो A और B है वो ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, रेस्ट के ऊपर रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेजोनेंस एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, और इसमें ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि रेजोनेंस कैन आल्सो अकर एट द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का इंटेग्रल मल्टीपल, एक तो ये है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज आपकी 10 है तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 सब पे हो जाएगी। ड्राइवन फ्रीक्वेंसी या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ P आपके पास F1, और रेजोनेंस कैन आल्सो अकर F2 इज इक्वल टू 2F1, यानी कि 2F1 के ऊपर भी हो जाएगी, 3F1, 4F1, 5F1, और सब के ऊपर हो जाएगी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ सभी के ऊपर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस हमेशा हो जाएगी, resonance can occur at Fn is equal to NF1। कैसे, मतलब बच्चों अगर आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 10, तो आपकी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है अगर 10 हुई तो भी रेजोनेंस हो जाएगी, 20 हुई तो भी रेजोनेंस हो जाएगी, 30 हुई तो भी रेजोनेंस हो जाएगी, 40, यानी कि 10 का मल्टीपल बच्चों कोई भी आ जाए तो रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये आपका टोटल आर्टिकल है, इसमें आप दो चीज़ें बच्चों आपने लिखनी हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि रेजोनेंस डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर ऑब्जर्व होती है, और डैम्प्ड ऑसिलेशन का वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड मुसलसल कम होता जाता है, और हमें उस एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए मुसलसल एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, और हम एक सेकंड में कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स या वो फोर्स की तादाद को ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो
रेजोनेंस हो जाती है। और ये एक रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट है जो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर एज इट लिखा हुआ है कि 5 पेंडुलम, हमने 2 पेंडुलम की सेम लेंथ है, जब P की A और B के बराबर होगी तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, जब P की लेंथ C और D के बराबर होगी तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे। तो यही इसके अंदर सारा लिखा हुआ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि रेजोनेंस हमेशा जो है कब होगी, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी या तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इंटेग्रल मल्टीपल भी हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, तो तब भी रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये यहाँ तक आपने आर्टिकल ये सारा लिखना है। उसके बाद ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट हैं। इसमें आपने ड्राइविंग फोर्स क्या होती है कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो हम 1 सेकंड में उसके ऊपर लगाते हैं उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ड्राइविंग फोर्स पर सेकंड, कि हम कितने उसके ऊपर लगाते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? वो फिनोमिना जब हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पेंडुलम एक्सपेरिमेंट पेंडुलम हैव द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी शो रेजोनेंस, यानी कि सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि P का लेंथ जिसके बराबर था वही रेजोनेंस शो करते हैं, जिसका लेंथ डिफरेंट था वो रेजोनेंस शो नहीं करते। उसके बाद है व्हीकल वाइब्रेट ड्यू टू इट्स इंजन इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि अगर जो गाड़ियां वाइब्रेट करती हैं बच्चों वो एग्जांपल है फ्री ऑसिलेशन की नहीं बल्कि फोर्स्ड ऑसिलेशन की। रेजोनेंस में आल्सो अगर रेजोनेंस उसके ऊपर भी होता है when the driving frequency is the integral multiple of natural frequency। मैंने अभी बात की कि अगर हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 है तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, सभी के ऊपर रेजोनेंस हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से बच्चे लिखा हुआ है कि अर्थ क्विक वाइब्रेशन, यानी कि जब जल्जला आता है तो उसकी वाइब्रेशन भी बच्चे फोर्स्ड ऑसिलेशन के ज़ुमरे में ही आती है और वो बिल्डिंग को क्या कर देती हैं? ऑसिलेट करती हैं। सोर्स ये जो है ये बिल्डिंग की जो वेव्स की ऑसिलेशन है, अर्थ की ऑसिलेशन, ये 8 अक्टूबर 2005 को बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जो मुज़फ़्फ़राबाद के शहर में, ड्यू टू दिस सिस्मिक वेव इंड्यूस्ड ऑसिलेशन। सिस्मिक वेव का मतलब होता है कि बिल्डिंग जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती हैं और ये बड़ा खौफनाक किस्म का ज़ल्ज़ला था 8 अक्टूबर 2005। ये भी फोर्स्ड ऑसिलेशन की ही एक एग्जांपल है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।